स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। हमारी जो सीरीज चली सैंपल पेपर की, आज हम लोग 2024 के सेक्शन बी को सॉल्व करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन ए को सॉल्व किया था और आपने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया था। आज हम लोग सॉल्व करेंगे सेक्शन बी, और सेक्शन बी को सॉल्व करने से पहले इस वीडियो को लाइक टारगेट है 100 लाइक कंप्लीट कर दोगे, इसका नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा। तो याद रखो, ये जो सीरीज चली, इस सीरीज में आपको हर साल के बोर्ड एग्जाम का जो पेपर है ना, उसका सोल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप कहोगे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है ना, उसका भी सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं सेक्शन बी से। यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत इजी सा आसान वाला क्वेश्चन है। ये कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से आप इन दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करके बताओ। तो चलो सॉल्व करते हैं इसे। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास जो दो नंबर है उन दो नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें सॉल्व करना है, ठीक है, मतलब फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम यहाँ कर दिया फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 480, ये जो नंबर है इसका, एंड जो हमारे पास दूसरा नंबर है 720, इन दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सबसे पहले हम लोग 480 का देखते हैं कैसे करेंगे। भाई इसके फैक्टर निकालो। कैसे, देखो 480 किससे जाएगा, 2 से जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 0, फिर 2 से करोगे यहाँ पर आ जाएगा 12, फिर 2 से करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6, 2 से कर दोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, 2 से कर दोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 15, 3 से जाएगा 3 5 जा 5 5, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 1। तो ये 2 कितने टाइम आया, 4 टाइम, 1 2 3 4। तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू यहाँ पर हो गया हमारे पास 5। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे हमने इसको किया ना, वैसे 720 को कर लेते हैं। तो ये हो गया 720। अब इसे करो, ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा। 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 6 जा 12 और 0, फिर 2 से करोगे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 से करोगे 2 9 जा 18, 2 से करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 45। क्या आ गया हमारे पास, 45 हो गया है ना। ओके, तो एक सेकेंड, यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर हमने 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 हो गया। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 45। अब ये 45 हमारा किससे जा सकता है, 3 से जा सकता है। 3 से क्या, 3 1 जा 3, और यहाँ पर हो जाएगा 3 5 जा 15, फिर 3 से करेंगे 3 5 जा 15 हो गया, फिर 5 से करेंगे यहाँ पर हो गया हमारे पास 1। ये बात क्लियर है। तो 2 आया हमारे पास 4 बार, तो यहाँ लिख देते हैं 720। 720 का हमने जब फैक्टर निकाले तो हमें मिला 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर, मतलब 3 की पावर 2 इंटू 5। अब हमें चाहिए क्या, क्वेश्चन ने कहा था भाई साहब आपको निकालना है एलसीएम। तो हमने एलसीएम निकाला किसका, 480 और 720 का। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों में जिसकी हाईएस्ट पावर है वही हो जाएगा हमारा एलसीएम। 2 की पावर 5 हो गया। अब देखो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3, इन दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 2, ये लिख दो। ये दोनों में पावर 1 ही है दोनों में, तो 5 लिख दो, सिर्फ हो गया काम। ये हो गया हमारा एलसीएम। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। अब एचसीएफ हमें चाहिए 480 का और 720 का। कैसे निकालोगे, देखो इनमें से जिसकी छोटी पावर है वो लिखो, 2 की पावर 4 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 1 वाला, मतलब ये वाला रहेगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5। ये हो गया एलसीएम, ये हो गया हमारे पास एचसीएफ। अब इसका मल्टीप्लाई करो। देखो जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपको मिलेगा 1440। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 240। आप करके देख लेना, और यही आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 समझ में आ गया। देखो अगर कहीं भी ना आपको कोई भी डाउट हुआ करे, आप हमसे तुरंत कमेंट कर लिया करो। अब आ जाते इसी के सेकंड पार्ट में, जो कि आपको दिख रहा होगा अभी। द HCF ऑफ 85 एंड 238 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें क्या करना है, इस m की वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया इन दो नंबर का जो HCF है ना, वो कुछ इस फॉर्म में है। तो आप भाई साहब m की वैल्यू को फाइंड करके बताओ। कैसे फाइंड करेंगे,
वो देखो, हम लोग सबसे पहले इन दोनों नंबर का HCF फाइंड करेंगे। कैसे? यहाँ लिखा हमने 85। अच्छा, 85 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 17, क्योंकि 17 5 से क्या होता है 85 होता है। यहाँ पर 238 है, इसका हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ लिखा 238 कर दिया, ये 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। अब ये हमारा किससे जाएगा? 7 जाएगा, 7 1 जा 7, और फिर यहाँ पर 7 7 जा 49, यहाँ पर आ गया हमारे पास 17 1, ये आ गया। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू, ये हो गया हमारे पास 17, मिल गया हमें। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसका चाहिए HCF। HCF ऑफ 85 एंड 238, ये हो गया। अब देखो, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये 17 है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है 17 है, तो हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे 17। तो क्वेश्चन ने क्या कहा था कि जो HCF है ना इन दोनों का, वो बराबर है, तो यहाँ लिख देते हैं HCF इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा 85M माइनस 238, यही तो था, है ना, 238 यही था बस। अब यहाँ पर HCF हमें कितना मिला है 17, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 17 इक्वल्स टू, ये हो गया 85M माइनस 238। अब एक काम करते हैं, ये माइनस का है इधर ले आओ, यहाँ पर हो गया हमारे पास 17 प्लस 238 इक्वल्स टू हो गया 85M। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना 14 15 कैरी 1 3 4 5 और ये 255, ये हो गया 85M हो गया। ठीक है, अब इससे कैंसिल करेंगे, 3 टाइम चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इक्वल्स टू M। हमें M ही फाइंड करना था और हमने यहाँ पर M फाइंड कर लिया, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 21 के बी पार्ट का हमारा आंसर। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। अगर कहीं कोई डाउट होता है तो हमसे कमेंट करके आप पूछो, हम बार बार कहेंगे, ठीक है। और याद रखो, इस वीडियो का लाइक टारगेट है 100 लाइक, तो 100 लाइक जल्दी से कर दो। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 22 ये कह रहा है 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर बियरिंग नंबर दिस, find the probability that the product of numbers obtained is an odd number। देखो, हम लोग जो नॉर्मली डाइस देखते हैं ना, जब हम लोग लूडो खेलते हैं उसमें जो डाइस होता है उसमें नंबर क्या लिखा होता है 1 लिखा होता है एक साइड में, किसी साइड में 2 लिखा होता है, किसी साइड में 3 लिखा होता है, किसी साइड में 4 5 6 ऐसे लिखा होता है, ठीक है। बट क्वेश्चन यहाँ पर हमसे कह रहा है कि एक हमारे पास ऐसा डाइस है, एक नहीं दो हमारे पास ऐसे डाइस है, उनमें जो नंबर लिखा है वो 4 है, 6 है, 7 है, 9 है, 11 है, 12 है। ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई साहब हमारे पास ऐसे 2 डाइस हैं जिसमें ये नंबर लिखे हुए हैं। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम लोगों ने एक साथ दोनों डाई को फेंक दिया, एक साथ दोनों डाइस को हम लोगों ने अगर फेंक दिया, तो ये बताओ कि जो 2 नंबर होंगे ना, जो 2 नंबर एक साथ आएंगे, उन 2 नंबर का ऑड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मतलब अगर उन 2 नंबर को लिया और उनका मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया, उन 2 नंबर का मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने में जो ऑड नंबर आएगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया? अभी हम लोग करेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसके सोल्यूशन पे आ जाओ। देखो, यहाँ पर क्वेश्चन ने बताया था कि हमारे पास 2 डाई है, उन डाई में जो नंबर लिखे हुए वो 4 6 7 9 11 12 है, और क्वेश्चन ने कहा उन दोनों डाइस को एक साथ फेंक दिया गया। जब हम लोगों ने पहली बार एक साथ फेंका उन डाई को, तो पहली वाली डाई में 4 आया होगा, दूसरी वाली डाई में भी 4 आया होगा। जब दूसरी बार हमने फेंका तो फिर पहली वाली डाई में 4 आया होगा, दूसरी बार में 6 आया होगा, तीसरी बार फेंका तो भाई पहली वाली में 6 आया होगा और दूसरी वाली में 4 आया होगा। फिर से हमने दोबारा फेंका तो यहाँ पर ना फिर 6 आया होगा, 6 आया होगा। तो इतनी बार हम लोगों ने फेंका, बट बात यहाँ पर आती है कि हम लोग फेंकेंगे कितनी बार, है ना, डाई को कितनी बार थ्रो कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर ना हम लोग चेक करते हैं टोटल आउटकम। जब कभी भी एक हमारे पास डाई होती है तो यहाँ पर होते हैं हमारे पास आउटकम 6। जब 2 डाई की बात की जाती है तो दोनों ही डाई के नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 है, एक डाई में 6 हुए, दूसरी डाई में भी 6 हुए, दोनों का हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें पता चल जाएंगे। तो ये रहा कुछ आपका सीरीज। देखो, हमने यहाँ पर ये बना के नहीं दिखाया है क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए बना के हमने बिल्कुल नहीं दिखाया। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू 6, 6 6 हो गया 36, यानी कि 36 आउटकम हमें मिल जाएंगे।
ये बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जनाब आप हमें ये बताओ कि हमारे पास ना जो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ऑड नंबर कैसे, ऑड नंबर कि जब दो डाई को एक साथ फेंका गया, समझना, जब दो डाई को एक साथ फेंका गया तो जो उनमें नंबर आए, जैसे हमने पहली बार ये वाला डाई फेंका, दूसरा ये डाई फेंक दिया, तो ये जो नंबर आ रहे हैं ना साथ में, इनका जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने में जो हमें नंबर मिल रहा है वो ऑड नंबर होना चाहिए। और उसी ऑड नंबर की हमें यहाँ पर क्या बताना है, आउटकम बताना है। क्या बताना है, आउटकम बताना है। तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा ऐसे वो दो नंबर कौन कौन से हैं और कितने हैं कि जब उनका मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, ऑड नंबर मिल रहा है। तो चलो चेक करते हैं। चेक करने से पहले एक टिप्स बता देते हैं। देखो हमेशा याद रखो, ऑड नंबर का मल्टीप्लाई ऑड नंबर के साथ करते हैं ना तो हमें रिजल्ट ऑड नंबर ही मिलता है। यानी कि हम लोग ऐसे नंबर ढूंढेंगे कि वो दोनों ऑड हों। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं 9 7, ये दोनों कैसे नंबर है, हमारे ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर का मल्टीप्लाई ऑड नंबर से करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, आउटकम्स इक्वल्स टू, पहला नंबर हो गया हमारे पास 9 7 हो गया। ठीक है, अब देखो अच्छा 7 9 जा क्या होगा, 7 9 जा हो जाएगा हमारे पास 63। 63 कैसा नंबर है, हमारा ऑड नंबर है। अब ऐसे हम दूसरा नंबर ले लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 9,9, 9 9 जा क्या हो जाएगा 81। 81 हमारा कैसा नंबर है, ये भी हमारा ऑड नंबर है। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 7,7, ये नंबर कैसा है, हमारा ऑड नंबर है। तो 7 7 से क्या हो जाएगा 49, 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट क्या आ रहा है, 49 आ रहा है। हमें रिजल्ट ही देखना है। तो ये क्या हो रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, तो हमने इसको भी ले लिया। हमने यहाँ लिख दिया 7,9। यहाँ पर एक और नंबर हो जाएगा 7, हमारे पास 11। यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ पर हो गया 5। और क्या हो सकता है हमारे पास, ओके यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 9,11, ये दोनों ही ऑड नंबर है। 9 इंटू 11 99 हो जाएगा हमारे पास। 11,7 ये कितना हो जाएगा 77, ये भी हमारा ऑड नंबर है। 11, हम लोग 9 11 लिखा है तो 11 और हम यहाँ पर लिख देते हैं 9, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 11,11। देखो मिल गए, कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और एक बात हम बताएं, अगर आप ना, ये क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन है तो हम लोग 10 मिनट सिर्फ ये बनाने में नहीं निकाल सकते हैं। 10 मिनट से ज़्यादा ही लग जाए, और 10 मिनट लग जाए सोचने में कि कौन कौन से नंबर आएंगे, कैसे एक साथ बनेंगे, तो पैटर्न बनाने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। क्योंकि 2 नंबर का, अगर यही क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का होता तो हम लोग इसमें पैटर्न ज़रूर बनाते, ये सारे आउटकम ज़रूर बनाते। बट ये 2 नंबर का है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। तो हम लोग इसे डायरेक्ट कैसे करेंगे, हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे भाई, सिंपल सा, कि ऑड नंबर के आउटकम पूछा है तो हमें पता है कि जब ऑड नंबर का मल्टीप्लाई ऑड नंबर से करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑड नंबर मिल जाएगा। तो हम लोगों ने ऑड नंबर यहाँ पर निकाल लिया। तो आपको भी कुछ इस तरीके से ऑड नंबर निकाल लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर कितने हो गए हमारे पास फेवरेबल आउटकम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल आउटकम हमारे पास क्या हो गए, 9 हो गए। यहाँ लिख देते हैं टोटल, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 9। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पूछी थी क्वेश्चन ने, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम डिवाइड में हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल नंबर ऑफ, ये हो गया हमारे पास आउटकम्स। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास टोटल, ये हो जाएगा नंबर ऑफ आउटकम। बस यही हमें सॉल्व करना है। फेवरेबल हो गया हमारे पास 9, टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हमारे पास 36 है, तो यहाँ पर आ गया 36। यहाँ पर 3 से कर दो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा क्या हो गया 6, फिर 3 से कर दो तो यहाँ पर 1 अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास 4। तो यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, है ना। कितना सिंपल है, ईजी। अगर आपको कहीं डाउट है कमेंट करो, फिर से हम बोल रहे हैं बार बार कहेंगे कि कमेंट करके ज़रूर पूछ लिया करो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 22 का ही है बी पार्ट। देखो यहाँ कह रहा हाउ मैनी पॉजिटिव
थ्री डिजिट इंटीजर, क्या कह रहा है, हाउ मैनी पॉजिटिव थ्री डिजिट इंटीजर हैव द हंड्रेड्स डिजिट 8 एंड यूनिट डिजिट 5। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, समझ में आएगा। हाउ मैनी पॉजिटिव थ्री डिजिट नंबर, कितने थ्री डिजिट नंबर, पॉजिटिव थ्री डिजिट नंबर हैव द हंड्रेड डिजिट 8, जिनका हंड्रेड जो डिजिट है ना वो 8 है एंड जो यूनिट डिजिट है वो 5 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन सच नंबर आउट ऑफ ऑल थ्री डिजिट नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ में आया? चलो अभी समझाते हैं। क्वेश्चन हमसे यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको ऐसे थ्री डिजिट नंबर लेने। अच्छा, सबसे पहले हम लोग थ्री डिजिट नंबर को देख लेते हैं। थ्री डिजिट नंबर हमारे शुरू कहाँ से होते हैं? आप कहोगे भाई साहब 100 से शुरू हो जाते हैं और खत्म कहाँ होते हैं? ये जाते हैं 999 तक। ये सारे नंबर, ये 100 से लेकर 999 तक के नंबर हमारे थ्री डिजिट नंबर होते हैं। तो टोटल नंबर कितने हुए? टोटल नंबर हो गए हमारे पास थ्री डिजिट, यहाँ लिख देते हैं टोटल थ्री डिजिट नंबर एस। कितने हो गए टोटल थ्री डिजिट नंबर हमारे पास? 900 हो गया। कितने हो गए? 900 हो गए। तो 100 से लेना है, 1 से मत काउंट करना। 100 से 999 के टोटल थ्री डिजिट नंबर कितने हो गए? 900 हो गए। अब क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि ये बताओ ऐसे थ्री डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी हमें बता दो कि जो नंबर 8 से शुरू हो रहे हो 5 से खत्म हो रहे हैं। 8 से शुरू होने का मतलब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि जिनका 100 प्लेस 8 हो। जैसे कि इसको देखो, ये यूनिट प्लेस, ये क्या हो गया हमारा, देखो इसे हम लोग क्या क्या बोलते हैं, यूनिट प्लेस हो गया। ये 10th प्लेस हो गया, ये हमारा 100 प्लेस हो गया। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जिसका 100 प्लेस 8 हो और यूनिट प्लेस 5 हो, बीच में कुछ भी हो, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। बट क्वेश्चन ने हमसे कहा कि ऐसे नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमें ये बताना है। तो हमें ऐसे नंबर फाइंड करने हैं, ऐसे नंबर जिनकी शुरुआत 8 से हो रही हो और एंडिंग हो रही हो किससे? 5 से हो रही होगी। ऐसे हमें नंबर फाइंड कर देंगे। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स। अब सोचो नंबर कौन से हो सकते हैं? 805 ये पहला नंबर हो गया, 815 ये दूसरा नंबर हो गया, बहुत इजी है। 825 ये तीसरा नंबर हो गया, 835 ये चौथा नंबर हो गया, 845, 855, 865 ये हो गया। यहाँ पर आ जाओ 875 और यहाँ पर हो गया 885 और फिर 895। तो देखो हमें यहाँ पर ऐसे वो सारे नंबर मिल चुके हैं जो कि 8 से शुरू हो रहे हैं, मतलब कि 100 प्लेस 8 है और यूनिट प्लेस 5 है। तो ये टोटल कितने नंबर हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल नंबर हो गए हमारे पास 10। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल ये हो गया फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स इक्वल्स टू हो गए हमारे पास यहाँ पर 10। हमने कितना लिख दिया यहाँ पर? 10 लिख दिया। ये बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है? अब सिंपल सा हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस नंबर। तो टोटल फेवरेबल आउटकम अपॉन क्या होता है हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम हमारे पास 10 है और टोटल आउटकम हमारे पास क्या है? 900 है। तो ये हो गया 900। सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 1/90। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का बी पार्ट का आंसर। कितना आसान था ना? बहुत आसान है भाई, इससे ज़्यादा आसान आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। देखो इवैल्यूएट, बहुत ही आसान, इजी से आसान वाला क्वेश्चन आ चुका है फिर से आपके पास। यहाँ कह रहा है इवैल्यूएट करो भाई। कैसे करो? यहाँ पर ना 2 sin स्क्वायर 60 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री सेक स्क्वायर 45 डिग्री। कुछ नहीं करना है, बस आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल आती होगी तो वैल्यू को याद करो और इस जगह में पुट करो, सॉल्व कर लो। अगर नहीं याद है तो आप सबसे पहले वीडियो को बंद करो, जाओ ट्रिग्नोमेट्री टेबल को रटो। कोई भी इजी ट्रिक, कोई भी कहीं का भी मत देखो वीडियो। अपने एनसीईआरटी की बुक निकालो, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर देखो और उसमें जहाँ टेबल बने उसे रटो। क्योंकि आज अगर आप इजी टिक देख के, टिप्स देख के उसे याद कर लेते हो, समझ लेते हो, तो क्या पता चलता है कि आप जब एग्जाम में जाओ तो वो आपके दिमाग में ही रहे। बट जब आप इसे रटोगे ना, एक बार 2 बार 10 बार, तो आपके दिमाग में रहेगी वो बात। तो आप रटो जाके। तो अब चलो इसके सोल्यूशन में आ जाते हैं, ज़्यादा ज्ञान नहीं देंगे आपको। चलो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है हमारे पास
23 इसको हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन 23 रेड पेन कहाँ गया है? ओके, यहाँ पर क्वेश्चन 23 हमारे पास क्या है भाई? क्वेश्चन 23 है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री ये है, फिर है माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब डिवाइड में आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास सेक स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर ये हो गया हमारे पास 45 डिग्री। अब यहाँ पर ना, अब थोड़ी देर के लिए ये स्क्वायर को भूल जाओ, 2 को भूल जाओ, तो क्या बचेगा हमारे पास? साइन यहाँ पर हो गया हमारे पास 60। अब याद करो कि साइन 60 ट्रिग्नोमेट्री टेबल में इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको तुरंत याद आएगा √3/2 आ जाएगी। वैसे ही आप स्क्वायर को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा? 1030 की वैल्यू याद करो। 1030 की वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे भाई साहब 1/√3, तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्या है हमारे पास? सेक स्क्वायर को भी भूल जाओ, यहाँ लिख देते हैं सेक 45 डिग्री। 45 डिग्री। अब इसकी वैल्यू क्या होती है आप हमें बताओ। आप कहोगे जनाब ये होती है √2। क्या हो गई? √2 हो गई। अब हमें करना कुछ नहीं, बस वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है। तो यहाँ पर हमने लिखा 2। यहाँ पर है हमारे पास साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू है √3/2 और यहाँ पर कर दिया होल स्क्वायर माइनस 1030 है 1/√3 और यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर है हमारे पास सेक 45, ये हो गया हमारे पास √2 और यहाँ पर हो गया स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके आपको समझा देते हैं। यहाँ पे लिखा है √3/2, इसमें स्क्वायर लगाया ना, तो इसका मतलब हो रहा हम इसका 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो √3 इंटू √3 आप जब करोगे तो आपको हमेशा 3 मिलेगा। सेम रूट वाले नंबर का जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वही नंबर मिल जाएगा जो रूट के अंदर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, 3 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 इंटू 3/4 माइनस यहाँ पर देखो सेम 1/√3 है, इसका मल्टीप्लाई भी हम लोग 1/√3 से करेंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्क्वायर लगा है। अरे भाई हमें पता है 2 का स्क्वायर, इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं? 2 इंटू 2, वही चीज़ तो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/3 आ जाएगा। √3 इंटू √3 क्या हो गया? 3 हो गया। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अभी लाइट गई थी, फिर से देखो यहाँ पर हो गया √2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 2। 2 से इसे कैंसिल करो, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच रहा है हमारे पास? 3/2 माइनस 1/3 बाई हो गया 2। इसका एलसीएम ले लोगे तो 3 2 जा क्या मिल जाएगा हमें? यहाँ पर 3 2 जा 6 मिल जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 2, यहाँ पर आ गया हमारे पास और डिवाइड में हो गया हमारे पास 2। इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ जाएगा 1/6/2 आ गया। अब देखो डिवाइड में 1 कर दो, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, तो आपको मिलेगा यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 1/6 2 हो गया हमारे पास 12। बट यहाँ पर क्या कुछ मिस्टेक की है हमने? 3 2 जा 6 हो गया, तो यहाँ पर 2 से 3 3 3 जा 9, यहाँ पर 3 रहेगा यार, 9 रहेगा, हमने सिर्फ 3 लिख दिया है ना, ये गलत किया था। अब यहाँ पर कर दोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 7, यहाँ पर आ जाएगा 7/12। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 23 भी समझ में आ गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24। देखो यहाँ पर क्वेश्चन 24 क्या कहना चाह रहा है आपसे? ये कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस में कोई पॉइंट बन रहा होगा, हमें वो फाइंड करना है। ठीक है, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस यूनिट फ्रॉम द पॉइंट दिस। देखो इस क्वेश्चन को समझो। अरे ओके, इसको समझने के लिए आपको ना 2 पॉइंट पहले तो बनाने पड़ेंगे। कैसे? अभी बताते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है हमारा 24। देखो क्वेश्चन 24 बहुत आसान क्वेश्चन है। बस देखो 2 नंबर के क्वेश्चन ना कभी भी टफ आएंगे नहीं। 2 नंबर के क्वेश्चन आपसे हमेशा बेसिक चीजें पूछेंगे। क्या पूछेंगे? बेसिक चीजें। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास 24। ये क्या कह रहा है कि भाई आपके पास एक पॉइंट है, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? एक्स एक्सिस में। और आपके पास एक और पॉइंट है जो कहाँ बन रहा है वो तो पता नहीं, बट उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता है। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या दिया है, एक मिनट देख लेते हैं।
ओके, क्या है 8,5 है, 8, -5, ये 2 पॉइंट है। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो है √41। तो जनाब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपको फाइंड करना है, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना। बट यहाँ पर याद करो वो पल कि जब हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा था, तो हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी क्या? हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जनाब जब कभी भी एक्स एक्सिस में हमारा कोई भी कोऑर्डिनेट बनता है, चलो फिगर बनाते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। सपोज दैट यहाँ पर कोई पॉइंट बन रहा है, यहाँ पर कभी भी हमारा कोई भी पॉइंट बनता है, या फिर एक्स एक्सिस में कहीं भी इस साइड हो गया, इस साइड हो गया, कहीं भी कोई पॉइंट बनता है, तो हमारे कोऑर्डिनेट कैसे बनते हैं? हमेशा एक्स में कोई ना कोई वैल्यू होती है, बट वाई हमेशा क्या होता है? 0 होता है। हमेशा ये रूल है, जब कभी भी हमारा कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में बनेगा तो y 0 होगा, याद रखना ये बात। और जब कभी भी हमारा पॉइंट y एक्सिस में बनेगा तो x 0 होगा, y में कोई ना कोई वैल्यू होगी, माइनस ही हो सकती है, प्लस की हो सकती है, कुछ भी होगा। बट हमेशा ये 2 बातें याद रखना। याद कर लिया वो पल? तो चलो अब इसके सोल्यूशन में आ जाओ। हमें ना यहाँ पर डिस्टेंस पता है, हमें ये पॉइंट फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आ जाते हैं इसके सोल्यूशन पे। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 8 - x, यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो जाएगा -5 का स्क्वायर। और डिस्टेंस हमें पता है कितनी है? √41 है। ये हमारे पास रूट से इसको कैंसिल कर दो। कैंसिल नहीं कर पा रहे हो तो बोथ साइड स्क्वायर लिख दो, लिख देते हैं बोथ साइड स्क्वायर। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, इनके रूट कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर हो गया 8 - x स्क्वायर, ये हो गया, और x मतलब होल स्क्वायर है, प्लस -5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 25, ये कर दिया 25, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास √41 आ गया। ओह सॉरी, रूट नहीं है, सिर्फ 41 है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर a - b का फॉर्मूला हम लोगों को दिख पा रहा है, या फिर इसको ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे बिना इसके भी हो जाएगा। ये 8 - x किया, होल स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर 41 लिखा, ये हमारे पास प्लस का है, इक्वल के इस साइड भेज दो, माइनस का हो जाएगा 25। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है? यहाँ पर मिल जाएगा हमें 36 और 10, ये हो जाएगा हमारे पास 16। कितना हो जाएगा हमारे पास? 16 आ जाएगा। अब ये स्क्वायर है, हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रूट। तो 8 - x हमें मिल गया है √16। रूट कैसे लगा? इसका स्क्वायर हटाया इक्वल के साइड, तो यहाँ पर रूट आ गया, और 16 ये किसका होता है? ये 4 का होता है, तो यहाँ लिख दिया 4। ठीक है, प्लस -8 - x। एक बार हम लोग माइनस लेके इसे सॉल्व करेंगे और दूसरी बार हम लोग प्लस को लेके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 8 - x इक्वल्स टू -4। ठीक है, एक बार ऐसे सॉल्व करेंगे, 8 - x इक्वल्स टू यहाँ कर दिया प्लस का 4। यहाँ पर हमारे पास माइनस है, इक्वल के इस साइड आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हो गया हमारे पास x, ये हो गया हमारे पास 12 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास x, ये हो गया। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस का 4, इधर आ जाएगा माइनस का, ये माइनस का x है, इधर आ जाएगा तो प्लस का x। इसको सॉल्व करोगे तो 4 इक्वल्स टू x। तो हमने क्या देखा? 4 हमें मिल रही है x की वैल्यू, यहाँ पर हमें 12 मिल रही है x की वैल्यू। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो 2 पॉइंट होंगे ना, वो भाई साहब हो सकते हैं 4,0, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 12,0। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर? आपको समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा हो गया है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन 25 ये कह रहा है, सो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। मतलब ये प्रूव करना है कि जो ये 3 पॉइंट है ना, ये 3 पॉइंट किसी आइसोस्केलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस, यार ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? देखो, आइसोस्केलेस ट्रायंगल आपको पता है क्या होते हैं? नहीं पता है? अभी हम आपको सब बता देंगे। ओके, एक सेकेंड। देखो, क्वेश्चन है 25। सबसे पहले आइसोस्केलेस ट्रायंगल के बारे में समझते हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। अब आइसोस्केलेस वो ट्रायंगल होते हैं जिनकी 2 साइड
साइडेड नहीं, दो साइड आपस में इक्वल होती हैं। जैसे ये ट्रायंगल है, किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड आपस में इक्वल है उसे हम लोग आइसोस्केलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये दो साइड हमारी आपस में इक्वल हो गई तो इसे आइसोस्केलेस ट्रायंगल बोलेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक ऐसा ट्रायंगल है जिस ट्रायंगल की वर्टिसेस हम यहाँ लिख देते हैं, वर्टिसेस हमारे पास है -5, 6 ये है, यहाँ कर दिया हमने 3, 0 ये है, और जो हमारे पास तीसरी है वो है 9, 8 है। ये वर्टिसेस है। अब कह रहा है कि ये प्रूव करके बताओ जनाब कि ये किसी आइसोस्केलेस ट्रायंगल की वर्टिसेस है। कैसे प्रूव करेंगे? हम लोग इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ले लेंगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ले लेंगे और इन दोनों बीच की डिस्टेंस ले लेंगे। अगर कोई भी दो डिस्टेंस आपस में इक्वल होती है, कोई भी दो हो, कोई भी दो, समझ रहे हो ना, कोई भी डिस्टेंस अगर आपस में इक्वल होगी तो हम लोग कह देंगे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बात खत्म, समझ में आ गई? तो चलो इसको ए बोल दिया, इसे बी बोल दिया, इसे कर दिया हमने सी। हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले ए बी में। ए बी इक्वल्स टू, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला आता ही है ना, आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो रटो। और हाँ एक बात याद रखना, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप रफ में करो या फेयर में करो, हर क्वेश्चन के साथ वहां पर जो भी फॉर्मूला लग रहा है वो फॉर्मूला भी वहां पर प्रॉपर लिखो। क्योंकि जब कभी आप फॉर्मूला लिखते हो ना तो भाई साहब आपको आधा नंबर फॉर्मूला लिखने के भी मिल जाएंगे। भले क्वेश्चन पूरा खराब हो गया, पूरा गलत करके बैठे हो, बट फिर भी आधा एक नंबर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लिखने के भी दे देगा अगर भला टीचर है तो। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, आप जरूर लिखना। यहाँ पर ए बी की हमें डिस्टेंस चाहिए तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस प्लस 5, तो ये हो गया हमारे पास स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास प्लस, यहाँ पर है हमारे पास 0 -6, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5 3 8, 8 8 जा हो जाएगा हमारे पास 64, ये हो गया 64 प्लस -6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 6 जा 36, ये हो गया हमारे पास 36। यहाँ पर आ जाएगा रूट में हमारे पास 100, और ये हो गया हमारे पास 10 मिल गई हमें इसकी डिस्टेंस। अब ऐसे ही हम लोग इधर भी निकाल लेते हैं, ऐसे हमने ए बी निकाला है, अब हम लोग ए सी निकाल लेते हैं। ए सी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, ओके, यहाँ पर हमारे पास 3 सॉरी -5 और 6 है और 9 और 8 है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस, यहाँ पर हमने कर दिया 5 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर हो गया 8 -6, ये हो गया होल स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 14 14 हो जाएगा हमारे पास 14 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया प्लस, ओके 14 स्क्वायर हो गया प्लस, यहाँ पर हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया 2। अब इसको सॉल्व करो। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर रिजल्ट कितना मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा हमें 10 रूट, ये मिल जाएगा हमें 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करके देखना। हमने ये डिस्टेंस फाइंड कर लिया, ये डिस्टेंस फाइंड कर ली। अब इसको देख लेते हैं BC को, जो हो गया BC। BC में हम लोग देख पा रहे हैं 3 है, 0 है, 9 है और 8 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 9, ठीक है, -3, ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर प्लस, ये हो गया 8 -0 होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 6 जा 36 और 8 8 जा हो जाएगा हमारे पास 64। इसको सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा फिर से हमारे पास 10, ये भी 10, ये भी 10। हमने क्या देखा कि हमारी दो साइड आपस में इक्वल हो चुकी। कौन कौन सी दो साइड? ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड आपस में इक्वल होती हैं तो उसे हम लोग बोल देंगे कि ये हमारा एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो हम लोग बोलेंगे कि जो ए बी साइड है वो बराबर है BC साइड के। सो हेंस हमारा जो ट्रायंगल है ABC, ये क्या है? इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। बस यही प्रूफ करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 25। और देखो क्वेश्चन 25 के साथ ही साथ हमारा सेक्शन बी पूरी तरह समाप्त हो गया। सेक्शन बी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब आते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में टोटल पता नहीं यहाँ पर कितने हैं, 31 तक के क्वेश्चन हैं। सारे ही क्वेश्चन हम लोग अभी इसी वीडियो में खत्म करने वाले हैं।
तो शुरू करते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी है हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और इसमें हर एक क्वेश्चन आपका है 3 नंबर का। हर क्वेश्चन 3 नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन 26, इन ट्रायंगल ABCDE एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ BCCA एंड AB रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट ट्रायंगल FBD सिमिलर ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल DEF सिमिलर ट्रायंगल ABC। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है और ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले FBD ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, आप देख पा रहे हो ये ट्रायंगल, और यहाँ पर है DEF ये वाला ट्रायंगल। ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, ये हमें पहले प्रूफ करना, उसके बाद इसमें आते हैं। चलो अब आ जाओ इसके सोल्यूशन में कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। यहाँ पर ना हमने फिगर बना लिया जो भी क्वेश्चन में हमें गिवन था, आप देख पा रहे हो क्लियर यहाँ पर। अब इसमें अगर ध्यान से देखो हमें क्या करना है, यहाँ लिख देते हैं पहले, बार बार कंफ्यूजन ना हो। F यहाँ पर हो गया हमारे पास, BD ये है, दूसरा है हमारे पास DEF ये है। अगर FBD को देखें और यहाँ पर हमारे पास DEF को देखें, अगर इसको ध्यान से देखें और क्वेश्चन को रीड करें तो क्वेश्चन ने हमें एक बात कही थी कि जो हमारे पास FED है ना, ये मिड पॉइंट है। हमें पता है कि अगर मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करते हैं तो वो जो लाइन बनती है ना, वो लाइन ट्रायंगल के तीसरे साइड से क्या होती है, पैरेलल होती है। तो भाई जो EF जो ये लाइन दिख रही है ना, ये लाइन इस ट्रायंगल के तीसरी साइड यानी कि BC से क्या होगी, पैरेलल होगी। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग सोल्यूशन में। सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमारे पास जो EF है, ये EF ये हमारी पैरेलल है, किससे पैरेलल है, BC से पैरेलल है, क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन ने बता रखा है कि FED ये हमारे मिड पॉइंट है। तो हमने क्या देखा, मिड पॉइंट से एक लाइन जा रही है, जो भी लाइन मिड पॉइंट से बनती है वो लाइन ट्रायंगल की तीसरी साइड से क्या होती है, पैरेलल होती है। ये पहली साइड, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड पैरेलल हो गई। इतनी बात क्लियर है। अब हमने ये देखा कि अगर FE इस पूरे से पैरेलल है तो FE पैरेलल किससे होगी, BD से भी पैरेलल हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि भाई हमारे पास जो EF है ये पैरेलल हो जाएगी किससे, ये हो जाएगी BD से पैरेलल हो जाएगी। ये बात क्लियर समझ में आ गई। अब देखो ये इससे पैरेलल है, ये इससे पैरेलल हो गई। अब हम लोग यहाँ पर नोटिस करें कि जो E है ये D है, ये भी तो हमारी क्या है, E भी मिड पॉइंट था, D भी हमारा मिड पॉइंट था। तो ये जो हमें मिड पॉइंट से लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन इस बार पैरेलल हो जाएगी किससे, BA से। तो हम लोग लिखेंगे DE जो है हमारे पास, DE ये पैरेलल है हमारी किससे, DE पैरेलल है AB से। ये हो गया AB। इतनी बात क्लियर हो गई। AB से पैरेलल है तो इसका मतलब अगर ये इस पूरे से पैरेलल है तो ये BF से भी पैरेलल होगी। तो हम लोग बोल सकते हैं जो DF है ये हमारी पैरेलल है किससे, BF से पैरेलल है। ये बात क्लियर आपको समझ में आ गई ना। चलो हमने क्या देखा, अगर ये दोनों हमारी आपस में पैरेलल है, ये वाली इससे पैरेलल हो गई और ये वाली हमारी पैरेलल हो चुकी है इससे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे पास है BDEF ये हमारा एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। तो हम लोग बोल देंगे कि हमारे पास है B, ये हो गया DEF इज अ, ये हो गया हमारे पास पैरेललोग्राम। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अब ये पैरेललोग्राम है तो हमें पता है पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल B और एंगल E ये दोनों आपस में इक्वल है। इसको हम लोग बोल देते हैं 1, इसको बोल देते हैं 2। तो हमने क्या कहा कि जो एंगल हमारे पास 1 है ये बराबर है एंगल 2 के। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पर ये वाला एंगल, ठीक है, और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ये एंगल दिख रहा है, इसको हम 3 बोल देते हैं, इसे 4 बोल देंगे। ये दोनों ही एंगल आपस में इक्वल है। क्यों, क्योंकि देखो EF ये वाली जो लाइन है, जो BD है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो FD क्या हो गया, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी। ट्रांसवर्सल के इस साइड हमारा ये एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है, तो ये दोनों ही एंगल हमारे क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। ये बात क्लियर समझ में आ गई। ये दोनों हमारे क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। अब हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था कि ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। तो इनको हम लोग ले लेते हैं, हम लोग लिखेंगे इन
ट्रायंगल, ये हो जाएगा एफ बी टी, ये ट्रायंगल हो गया। एंड हमने कहा कि हमारे पास जो ट्रायंगल है डी ई एफ, ये दोनों ही ट्रायंगल कैसे हैं। देखो हमने क्या देखा इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, हमने पहली चीज नोटिस की कि भैया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। ये हमने देख लिया। और हमने ये देखा कि भैया इस वाले ट्रायंगल का एंगल 3 और इस वाले ट्रायंगल का एंगल 4 ये भी आपस में इक्वल है, तो एंगल 3 इक्वल टू हो गया एंगल 4। तो हमने क्या देखा कि एंगल एंगल से एंगल एंगल से ये दोनों ही ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो चुके हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल एफ पी डी, सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। बस हमें यही प्रूव करना था। यहाँ पर रीजन लिख दो, बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी, हो गया काम। देखो ये प्रूव करना था, हमने प्रूफ करके दिखा दिया। अब क्वेश्चन ने एक और बोला है ट्रायंगल को, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन ने बोला जो ट्रायंगल है हमारे पास डी ई एफ, ये सिमिलर है ट्रायंगल के ए बी सी के, ये प्रूफ करके हमें दिखाना है। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। देखो डी ई एफ कहाँ पर दिख रहा है हमें, हमें दिख रहा है डी ई एफ, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये डी ई एफ, ये अंदर वाला ट्रायंगल। ये सिमिलर प्रूफ करना है ए बी सी, इस पूरे वाले ट्रायंगल के, इसके इस पूरे वाले ट्रायंगल के। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो डी ई एफ है ना, इस वाले ट्रायंगल को देखेंगे और हम लोग बोल सकते हैं कि जो डी ई एफ है ये हमारा जो ट्रायंगल है, और अगर हम लोग इसको ले लेते हैं, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को मिला देते हैं, तो डी सी ई एफ ये क्या हो जाएगा, हमारा एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। देखो कैसे, फिर समझा देते हैं। अभी हमने क्या बताया था कि ये मिड पॉइंट से लाइन बन रही है, तो ये पूरा इसका क्या होगा, पैरेलल होगा। हमने अभी क्या किया कि ये इसके पैरेलल बताया, तो जाहिर सी बात है ये वाली साइड इसके भी पैरेलल होगी पैरेलल, तो ये दोनों साइड आपस में पैरेलल हो गई, ठीक है। और अगर इसको देखो एफ डी, ये भी तो हमारी मिड पॉइंट है, डी भी मिड पॉइंट है, एफ भी मिड पॉइंट है, इसको हमने मिला दिया तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी इस पूरे के। अब ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो जाहिर सी बात है ये इसके भी पैरेलल होगी। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई साहब जो हमारे पास है एफ ई, ये पैरेलल है हमारे पर डी सी के, ठीक है। वैसे ही हम लोग बोल सकते हैं जो एफ डी है ये हमारा पैरेलल है सी ई के, बोल दिया हमने। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। अब ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो डी सी ई एफ है ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है। क्या है, ये हमारा एक पैरेललोग्राम है। ये बात क्लियर समझ में आ गई। अब ये हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। चलो अब हम लोग आ जाते हैं इन ट्रायंगल डी ई एफ, एंड हमने बोल दिया ट्रायंगल यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी में। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जो एंगल आपको दिख रहा है 3, ये एंगल है ना, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये एंगल, और हमारे पास यहाँ पर ये एक एंगल बना देते हैं, इसको बोल देते हैं 5, और इधर एक एंगल बना देते हैं, ये एंगल 6। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। आप कहोगे क्यों इक्वल हो गया, देखो यहाँ पर डी सी ई एफ हमारा क्या एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में एक रूल होता है कि अपोजिट जो एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो हमने क्या देखा, ये वाला एंगल इसके अपोजिट है, तो एंगल 3 बराबर हो गया एंगल 6। तो यहाँ पर देखो हमने लिख दिया एंगल 3 इक्वल टू हो गया एंगल 6। देखो हमने पहले क्या बोल दिया था, हमने बोल दिया था डी सी ई एफ एक पैरेललोग्राम है, इस वजह से एंगल 3 और एंगल 6 हमारा क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर ना हमें ये वाला ट्रायंगल लिया था और हमें ये पूरा लिया, इसमें हमने क्या देखा कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। एंगल 1 हमारा इक्वल क्या था, एंगल 2 के इक्वल था। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 यहाँ पर कर दिया इक्वल्स टू एंगल 2। तो हमने क्या देखा, एंगल से ये दोनों सिमिलर हो गए, तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा हमारे पास ए बी सी के बाई एंगल प्रॉपर्टी। बस हमें यही प्रूफ करके दिखाना था, हमने प्रूफ कर लिया है, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 26 के ए पार्ट का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया है। कहीं कोई डाउट है ना, कमेंट करो। फिर से देखो डाउट हो रहा होगा आपको इसमें, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 कैसे हुआ। देखो यहाँ पर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 था ना, जब हमने यहाँ पर बोला था बी डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम, तो यही हमने उठाया है यहाँ पर रख दिया है, और ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन 26 का आंसर।
अब आते हैं इसी के बी वाले पार्ट में। क्वेश्चन 26 के बी पार्ट में आ जाओ। ये कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी पी एंड क्यू आर पॉइंट ऑन ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया आपके पास ए बी सी ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें जो ये ए बी साइड दिख रही, इसके इस साइड में एक पी पॉइंट है और यहाँ पर जो ए सी साइड है यहाँ पर एक क्यू पॉइंट बन रहा है, ठीक है। सच दैट पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, जो ये पी क्यू है ये पैरेलल है बी सी के, ओके। यहाँ कह रहा है प्रूव दैट द मीडियन ए डी ड्रॉन फ्रॉम ए ऑन बी सी बाइसेक्ट पी क्यू। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये प्रूफ करो कि जो ये मीडियन है ना, ये मीडियन बी सी में जा रही है, ये प्रूफ करो कि ये बाइसेक्ट कर रही है पी क्यू को, मतलब कि पी आर इक्वल्स टू आर क्यू, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। क्वेश्चन समझ में आया? फिर समझो। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जनाब आपके पास ना एक ट्रायंगल है ए बी सी नाम का, ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल की जो साइड ए बी है यहाँ पर एक पी पॉइंट बन रहा है और यहाँ पर जो ए सी साइड है यहाँ पर क्यू पॉइंट बन रहा है। यहाँ पर ए से एक मीडियन जा रही है जो कि बी सी को टच करे। देखो हमेशा याद रखो, जब भी मीडियन जिस पॉइंट में टच करेगी ना, जिस साइड में, उसे इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देगी, यानी कि जो बी डी होगी ना वो बराबर हो जाएगी डी सी के। ये बात क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ये मीडियन जा रही है ये पी आर बराबर आर क्यू, मतलब पी क्यू को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ये प्रूफ करके बताना, यानी कि पी जो आर है, पी आर इक्वल्स टू आर क्यू, ये हमें प्रूफ करके यहाँ पर दिखा देना है। ये बात क्लियर आपको समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी 26 का बी पार्ट समझ में आ गया। अब आ जाओ इसके सोल्यूशन पे। इस क्वेश्चन में हमें जो भी प्रूफ करना है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है, पी आर इक्वल्स टू आर क्यू, हमें ये प्रूफ करके दिखाना। अब कैसे प्रूफ करेंगे इसको एक बार देखो। क्वेश्चन ने हमें क्या बताया कि जो पी क्यू है ये पैरेलल है बी सी के। हम यहाँ लिख देते हैं पी क्यू, ये हमारा पैरेलल हो गया है बी सी के। अब अभी हमने सीखा था पिछले क्वेश्चन में कि अगर पी पी क्यू ये पूरा इसके पैरेलल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो पी आर है ये पैरेलल हो जाएगा बी डी के। यहाँ पर हो जाएगा हमारा पी आर, ये पैरेलल हो गया हमारा बी डी से। ये बात क्लियर है? अब देखो अगर हम लोग ट्रायंगल ए बी डी की बात करें, इसमें ये पी आर पैरेलल हो गया है बी डी के, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हमारी लाइन आ रही है पी बी वाली, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल हमारे पास है ए पी, ये हो गया आर, इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल, ये हो जाएगा हमारे पास ए बी और यहाँ पर हो जाएगा डी। ये दोनों ही एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। करस्पॉन्डिंग यहाँ कर दिया हमने एंगल। ये बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई। अब वैसे ही देखो ये तो भाई एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो यहाँ पर आर डी, अब ये क्या बन गई, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए आर, ये हो गया पी, इक्वल्स टू एंगल यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए डी बी, ए ये हो गया डी, ये हो गया बी। रीजन क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों ही एंगल हमारे इक्वल हो गए। तो अगर हम लोग यहाँ पर लिख दे इन ट्रायंगल ए बी ए पी आर एंड हमने यहाँ लिख दिया ट्रायंगल, ये हो जाएगा ए बी डी। ध्यान से देखो हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया और ये पूरा ट्रायंगल ले लिया। हमने कहा है ए पी आर ये वाला ट्रायंगल, ए बी डी ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में हमने क्या देखा, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल आपस में इक्वल है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल है ए पी आर, ये सिमिलर ट्रायंगल हो चुका है ए बी डी के बाई एंगल प्रॉपर्टी। ये बात क्लियर समझ में आ गई? अब हमें पता है कि जब कभी भी दो ट्रायंगल हमारे आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है ना, उन करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आपस में इक्वल हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो पी आर है अपॉन हो जाएगा हमारे पास पी बी, ठीक है। पी आर कहाँ गया, एक सेकंड, पी आर अपॉन हो जाएगा बी डी, ये हो जाएगा बी, ये हो गया डी, इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए आर अपॉन हो जाएगा हमारे पास आर डी। देखो अब बात यहाँ पर आती है, हमने पी आर अपॉन बी डी और ए आर अपॉन आर डी क्यों लिखा है। देखो ये चीज आपको पता होगा, फिर से हम बता देते हैं
जब कभी दो ट्रायंगल हमारे आपस में सिमिलर होते हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होते हैं ना, उनका रेशियो भी आपस में सिमिलर हो जाता है। जैसे कि ये साइड है इस वाले ट्रायंगल की, ठीक है? और ये वाली साइड है इस बड़े वाले ट्रायंगल की। ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड हो गए और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ये अपॉन ये बराबर हो जाएगा ये वाली साइड। ये देखो ये इस ट्रायंगल की साइड है, ये पूरी हो गई इस वाले ट्रायंगल की साइड, इन वाले ट्रायंगल के रेशियो के। ऐसे इसके भी इक्वल हो जाएगा, बट हमें अभी इसकी नीड है नहीं तो इसको हम लिख नहीं रहे हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? इसे हम पहले इक्वेशन बोल देते हैं। अब जैसे हम लोगों ने इसके साथ खेला है, अब हम लोग इस वाले ट्रायंगल के साथ खेलेंगे। हमें पता है कि PQ बराबर है, पैरेलल है BC के। यहाँ लिख देते हैं PQ जो है हमारा, PQ ये पैरेलल है BC के। अब हमें पता है ये पूरा इसके पैरेलल है, तो RQ भी पैरेलल होगा DC के। तो हमने यहाँ लिख दिया है जो RQ है ये भी हमारा पैरेलल हो जाएगा DC के। ये बात क्लियर हो गई? अब यहाँ पर आ जाते हैं इन ट्रायंगल ARQ एंड हमने यहाँ लिख दिया ट्रायंगल ADC। ये देखो ARQ ये ट्रायंगल, ADC ये बड़ा वाला ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल को हमने देखा, ठीक है? अब देखा कि भाई साहब ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ लिख देते हैं एंगल ARQ इक्वल्स टू एंगल ADC। यहाँ लिख देते हैं एंगल AQR इक्वल्स टू एंगल ACD। यहाँ पर देखो ये एंगल करस्पॉन्डिंग, ठीक है? ये भी क्या हो जाएगा हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल ARQ सिमिलर ट्रायंगल हो चुका है ADC से, बाई यहाँ कर दिया हमने एंगल सिमिलरिटी। ये बात क्लियर समझ में आ गई? तो हमने क्या देखा, एंगल से ये भी सिमिलर हो गया है। अब हमें पता है कि ये दोनों एंगल से सिमिलर हो चुके हैं, तो जब कभी हमारे ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं ना, उनका रेशियो भी आपस में इक्वल होता है कुछ इस तरीके से। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, RQ अपॉन DC इक्वल्स टू यहाँ पर AR अपॉन हो जाएगा हमारे पास RD। ये बात क्लियर हो गई? चलो इसको अब दूसरी इक्वेशन बोल देते हैं। अब आ जाते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब ध्यान से देखना, क्या ध्यान से आपको देखना है, यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन है PR, पहली इक्वेशन PR अपॉन BD है ना, इसको लिख देते हैं। यहाँ पर हो गया हमारे PR अपॉन हमने कर दिए BD। ये किसके इक्वल है, ये AR अपॉन RD के इक्वल है। और हमने क्या देखा, यहाँ पर दूसरी जो इक्वेशन है इसमें AR अपॉन RD है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर ये इसके इक्वल है और AR अपॉन RD इसके इक्वल है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। देखो ना ध्यान से, AR अपॉन RD यहाँ भी है, AR अपॉन RD यहाँ भी है, तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये दोनों तो सेम ही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ लिख दिया हमने यहाँ पर RQ अपॉन DC। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बताया था कि जो ये AD हमारी मीडियन है, मीडियन अगर किसी भी साइड में जाती है ना तो उसको क्या कर देती है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, यानी कि BD इक्वल्स टू होता है DC, है ना? तो यहाँ लिख सकते हैं कि भैया BD जो है वो बराबर है DC के। अब यहाँ पर जो BD दिख रहा है ना, इस BD की जगह पे हम DC लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो हमने यहाँ लिखा PR, ये देखो इस BD की जगह पे DC लिख देते हैं। PR अपॉन हमने कर दिया DC इक्वल्स टू RQ अपॉन हमने कर दिया यहाँ पर DC से DC कैंसिल हो गया, हमें यहाँ पर देखो क्या मिल गया, हमें यहाँ मिल गया PR इक्वल्स टू हो गया हमारे पास RQ। ये हमें यहाँ पर मिल चुका है। हमें प्रूफ क्या करना था, हमें यही तो प्रूफ करना था, PR इक्वल्स टू RQ, और हमने ये प्रूफ कर दिया। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 26 का हमारा सोल्यूशन। देखो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना तो भाई जल्दी से जल्दी लाइक टारगेट कंप्लीट करो, 100 लाइक जल्दी से कर दो और दोस्तों के साथ शेयर किया करो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर प्रीवियस सैम्पल पेपर या फिर बोलो प्रीवियस बोर्ड एग्जाम पेपर सॉल्यूशन की सीरीज लेके आए हैं आप लोगों के लिए। हम लोग हर एक बोर्ड एग्जाम में आए हुए पेपर को सॉल्व करके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इजी से आसान तरीके से बताने वाले हैं।
तो चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 27, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 18 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 9/40, फाइंड द नंबर्स। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भाई साहब यहाँ पर ना आपके पास कोई दो नंबर है, उन दो नंबर का जब सम किया गया तो 18 आ रहा है, और उन्हीं दो नंबर का अगर हम लोगों ने रेसिप्रोकल कर दिया ना, और रेसिप्रोकल करने के बाद उनका जो सम आ रहा है वो 9/40 आ रहा है, तो जनाब हमें उन नंबर को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। ओके, तो अब इसके सोल्यूशन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास ना यहाँ पर कोई दो नंबर है, पहला नंबर हमने यहाँ पर स्टार बना दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर कोई दूसरा नंबर है, ऐसे कोई दो नंबर है, जब उनका सम किया जा रहा है यानी कि ऐड किया जा रहा है तो हमें रिजल्ट मिल रहा है 18। हमें यही दो नंबर फाइंड करके बताने हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, जो पहला नंबर है ना उसे लेट कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं लेट द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट ये हो गया नंबर। हमने कहा जो हमारा पहला नंबर है वो है x, तो हमारा दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ लिखेंगे सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर इक्वल्स टू, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? देखो मान लो इसको हमने x मान लिया है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? ये वाला, ये प्लस का इक्वल की इस साइड भेज दो, तो यहाँ पर दूसरा नंबर जो है वो हो जाएगा 18 माइनस x, ये हो जाएगा दूसरा नंबर। तो दूसरे नंबर की जगह पे हम लोग 18 माइनस x लिखेंगे, ना कि ये। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 18 माइनस x। ये बात आपको समझ में आ रही? फिर से समझो। देखो हमें दो नंबर फाइंड करने थे, ठीक है। हमने पहले वाले नंबर को x मान लिया, अब बारी आ रही दूसरे वाले नंबर को फाइंड करने की। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसको x माना था उसको इक्वल के इस साइड भेज देंगे, तो 18 माइनस x हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि भैया हमारा दूसरा नंबर 18 माइनस x होगा। यानी कि अगर हमें x की वैल्यू मिल गई और वही हमने यहाँ पर पुट करके सॉल्व किया तो हमें दूसरा नंबर इजीली मिल जाएगा। समझ में आ गया आपको? तो चलो अब आगे आ जाओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भाई साहब आपके पास जो दो नंबर थे उनका अब क्या किया जा रहा है? रेसिप्रोकल किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर लिख देंगे रेसिप्रोकल, ठीक है। x का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x हो जाएगा, और 18 माइनस एक्स का रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/18 माइनस एक्स। फिर क्वेश्चन ने कहा है कि इनका जब रेसिप्रोकल कर दिया उसके बाद इन्हें सम किया गया, और सम करने के बाद जो रिजल्ट मिला है वो 9/40 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 9/40। जी क्वेश्चन ने हमें बताया हुआ है। अब हम लोग सिंपल सा इसमें ले लेंगे एलसीएम। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x, ये हो गया हमारे पास 18 माइनस एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 18 माइनस एक्स, ये बीच में प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू 9/40। हमें यहाँ पर ये मिल गया। x से हमारा x कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया भाई? क्योंकि ये हमारा प्लस का है और ये हमारा माइनस का है, इसलिए ये कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर ना हमारे पास क्या बच रहा है? 18। अब ये 40 हमारे पास किस में दिख रहा है? ये हमें 40 दिख रहा है भाई साहब किस में? मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड में। इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 40। अब यहाँ पर हमें 9 दिख रहा है, ये 9 हमारा है ऊपर, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा नीचे। अब इस पूरे को उठा के इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x, ये हो गया 18 माइनस हमारे पास x हो गया, ठीक है। 9 2 जा हो गया, 2 से इसको करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 80। 80 इक्वल्स टू 18x माइनस एक्स स्क्वायर, हमें ये मिल गया हमें। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको उठा के इधर ले आएंगे, ये माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का हो गया 18x, ये प्लस का है ही तो प्लस हो गया 80 इक्वल्स टू यहाँ कर देते हैं 0। अब ध्यान समझो, यहाँ पर ये हमें जो एक इक्वेशन दिख रही है ना, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे? फैक्टराइजेशन मेथड से, या फिर बोलो स्प्लिट द मिडिल टर्म के मेथड से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ना हम लोग सबसे पहले देखेंगे बीच में हमारे पास क्या है। बीच में हम लोग देख पा रहे हैं 18 है। अब 18 को हमें ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि जब उन दो नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें 80 मिल जाए, और फिर जब उन्हीं दो नंबर का हम लोग सम करें तो हमें माइनस का 18 मिल जाए। जैसे कि हमने कहा कि भाई हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं, ऐसे दो नंबर लो कि जब उनका मल्टीप्लाई करो तो 80 आए, तो हमें पता भैया 10 इंटू 8 कर दोगे तो 80 आ जाएगा। फिर हमें इन्हीं दो नंबर का सम करके देखना है। इनका अगर हम लोग सम करते हैं, सॉरी 10 है ये प्लस 8 है, इनका सम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर 18 मिल जाएगा। हमें तो माइनस का 18 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस लगा देंगे यहाँ पर,
यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ठीक है, तो हमें -18 मिल जाएगा। यही होता है रूल मिडिल टर्म वाला, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का ये रूल होता है। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने क्लास 8 में फैक्टराइजेशन चैप्टर में पढ़ा होगा ये। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर लिखा हमने एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -10x -8x और यहाँ पर हो गया +80। देखो हो सकता है थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ना हम सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ आपको बेसिक भी बता रहे हैं कैसे ये हो रहा है, क्यों हो रहा है। अगर आप किसी और वीडियो देखोगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं बताएंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। आपको हर एक चीज़ यहाँ पर मिलेगा, हर एक चीज़ बेसिक से मिलेगा आपको। अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ाई की है तो भी आपको सब समझ में आएगा। अब देखो इसमें से ना हम लोग कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? एक्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x -10 हो गया। इसमें से हम लोग 8 को कॉमन लेंगे तो ये हो गया x माइनस, यहाँ पर भी 10 हो गया, इक्वल्स टू कर दिया 0। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं x -10 एक ब्रैकेट में है, और चलो ठीक है x -8 हो गया, यहाँ पर x माइनस, ओहो, जो हो गया x माइनस, हमने कर दिया 10 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को देखो, ये 0 के इक्वल है तो इन्हें 0 के इक्वल लिख दो, तो यहाँ पर हो गया x -8 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हो गया x -10 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का, और ये हमारे पास माइनस का इधर हो जाएगा ये भी प्लस का। तो हमने क्या देखा कि हमें x की वैल्यू एक 10 मिल गई है और एक x की वैल्यू 8 मिल गई है। अब देखो अगर हमारा फर्स्ट नंबर, यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट नंबर, अगर हमारा फर्स्ट नंबर 10 है, ठीक है, तो हमारा जो सेकंड नंबर होगा ना, सेकंड नंबर वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 18 -10, ठीक है, इक्वल टू हो गया 8। तो हमारा सेकंड नंबर 8 हो जाएगा। और अगर हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, 8 है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर वो क्या हो जाएगा, 18 -8 इक्वल टू हो गया 10। ये हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर समझ में आ गई। देखो हमें 2 नंबर मिल गए, हमें पता नहीं कि भाई ये पहला नंबर है या फिर ये दूसरा नंबर है, कौन सा क्या है। तो हमने कहा कि अगर हमारा पहला नंबर 10 हुआ तो दूसरा नंबर 8 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व किया, ये 18 -10 समझ में आया कैसे आया। देखो हमने यहाँ पर सेकंड नंबर को क्या लिया था, 18 -x, ठीक है। तो 18 यही है, x है हमारा पहला नंबर, तो पहला नंबर 10 था तो यहाँ पर 10 रख दिया, माइनस किया, 8 आ गया। वैसे ही हमने कहा कि अगर हमारा पहला नंबर 8 है तो दूसरा नंबर हमारा 10 आ जाएगा। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया है। कहीं भी कोई भी डाउट है कैसा भी तो कमेंट करके जरूर पूछो। क्वेश्चन 28, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल दिस देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास ना एक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो अल्फा और बीटा है। क्या है, अल्फा और बीटा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप ना एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ जिसके जीरोस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर बनाना है खुद से। कैसे बनाएंगे वो देखो। यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन जो कि 6x स्क्वायर -5x + 1 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन ने कह दिया है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो अल्फा और बीटा है, बट हमें यहाँ पर ना अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं पता है। सबसे पहले हम लोग इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर लेंगे। कैसे करने वाले हैं इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है इसमें हम लोग यूज करेंगे मिडिल टर्म वाला रूल, जो कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 27 में किया था। यहाँ पर एक बीच में नंबर दिख रहा है -5। अब इस -5 को ऐसे दो नंबर में हम लोग ब्रेक करेंगे कि जब उन दो नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिले। देखो लास्ट टर्म जो दिख रहा है ना 1, इसका मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। क्या हो गया, 6 मिल गया। अब हमें ऐसे दो नंबर में इसे ब्रेक करना है कि जब उन दो नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाए, 6 मिल जाए। फिर उन्हीं दो नंबर का जब हम लोग सम करें तो हमें क्या मिल जाए, जो बीच में दिख रहा है वो मिल जाए। तो वो दो नंबर क्या होंगे भाई, देखो हमें पता है कि अगर 2, ठीक है, इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए, 2 × 3 करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। और अगर हम लोग 2 + 3 करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 5 मिल जाएगा। बट हमें तो चाहिए माइनस का 5, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी माइनस लगा देंगे, तो यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में हो जाएगा प्लस का 6, और इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 5 हमें मिल जाएगा। समझ में आ गया। अब वही यहाँ करने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x² - 3x - 2x
प्लस 1 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। अब इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 3x को, तो 3x कॉमन लिया तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x माइनस 1, ये हो गया। इसमें से हम लोग माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 1 इक्वल्स टू हो गया 0, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि 2x माइनस 1 इधर है, 2x माइनस 1 इधर है, इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x माइनस 1 और फिर यहाँ पर हो गया 3x, ये हो गया हमारे पास माइनस 1 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0 हो गया। अब हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों ही 0 के इक्वल है, तो इन्हें ऐसे लिखेंगे 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हो गया हमारे पास 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल्स टू 1/2, यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल्स टू 1/3 हो गया। हमने देखा x की वैल्यू हमें ये मिल गई है और हमें x की वैल्यू ये मिल गई है क्या है 1/2 और 1/3। तो हम लोग बोल देंगे कि हमारा जो अल्फा है वो हो जाएगा 1/2 और जो ये हमारा बीटा है, सॉरी ये हमारा जो बीटा है वो हो जाएगा 1/3। ठीक है, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, यही होते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये बात क्लियर समझ में आ गई? ठीक है, हमें अल्फा और बीटा मिल गया। अब क्वेश्चन ने आगे हमसे क्या कहा था कि जनाब आपके पास ना अल्फा स्क्वायर है और आपके पास बीटा स्क्वायर है, तो आप एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो, न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या फाइंड करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड करके यहाँ पर बता देना। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई ना आपको? सब कुछ क्लियर है? चलो अब हम लोग यहाँ पर ना अल्फा स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर है बीटा स्क्वायर यानी कि 1/3 का स्क्वायर कर देते हैं। ये तो क्वेश्चन कह रहा था कि आपके पास अल्फा स्क्वायर है बीटा स्क्वायर है, अब इसकी हेल्प से आप नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो, यही तो क्वेश्चन ने कहा है। तो चलो करते हैं फिर। इसको करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4, इसको करोगे तो 1/3 9 आ जाएगा। अब हमें पता है कि भाई साहब जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, उसके जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला नहीं आता तो याद करो, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाता है यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, ओके, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एक्स, ये हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। अब इसमें हमें सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है, आंसर हमें मिल जाएगा। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4 प्लस बीटा हो गया हमारे पास 1/9 और यहाँ पर कर दिया एक्स अल्फा इंटू बीटा 1/4 इंटू 1 यहाँ पर हो गया हमारे पास 9। अब इधर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया तो हमें यहाँ पर एलसीएम कितना मिल जाएगा 36, यहाँ पर कर दो, ये हो जाएगा 9 प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4, ये आ गया, ये हो गया x प्लस 1 ये हो गया हमारे पास 36 आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 13/36, ये आ गया और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1/36। अब देखो हमें ना यहाँ पर डिवाइड में 36 दिख रहा है, हमें इसे डिवाइड से हटाना है। डिवाइड से हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग 36 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे में, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 36 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 36 एक्स स्क्वायर माइनस 36 इंटू 13/36x और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 36 इंटू 1/36। अब इस 36 से ये 36 कैंसिल तो हमें यहाँ पर एक इक्वेशन मिल चुकी है जो कि है 36 एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास 13x प्लस ये हो गया 1 और ये हो गई हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें यही फाइंड करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा आंसर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। कहीं कोई डाउट है कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना और इस वीडियो का लाइक टारगेट 100 लाइक जल्दी से कर देना। और हाँ, हमें कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताओ कि आपको क्या नेक्स्ट तो नहीं बोलेंगे, आपको क्या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन चाहिए? अगर चाहिए तो आप हमें कमेंट करो, उसकी भी एक सीरीज़ बना देंगे और 15 से 20 दिन में पूरी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे।
पूरी की पूरी करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 29 में आ जाओ। ये कह रहा है इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू 1 देन प्रूव दैट cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। कह रहे जनाब cos थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू 1 है तो प्रूफ करके दिखा दो cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। देखो यहाँ पर ना इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूले की यूज करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला है उसे देखते हैं। ओके तो क्वेश्चन नंबर 29 में हम लोग यूज करेंगे आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर ना जो हमारे पास a होगा वो हो जाएगा cos थीटा। ओके जो हमारा b होगा वो होगा हमारा sin थीटा होगा। ये बात क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले में ये वैल्यू को पुट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास cos थीटा प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास sin थीटा, ये हो गया होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी हो गया हमारे पास cos थीटा माइनस ये हो गया हमारे पास sin थीटा, ये हो गया होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 यहाँ पर a स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा हमारे पास sin स्क्वायर थीटा। अब देखो cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। हमें पता है भाई ये एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो इसकी जगह पे हम 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर देख पा रहे हो cos थीटा प्लस साइन थीटा, क्वेश्चन को देखो cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्वेश्चन ने क्या बताई है 1 बताई है, तो इसकी जगह पे हम लोग 1 पुट करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे आया पता चल गया ना। क्वेश्चन ने कहा इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 है, तो हमें cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू हमें मिली है, तो हम लोग इसकी जगह पे 1 लिख देंगे। यहाँ पर स्क्वायर लिखा है स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, और यहाँ पर है हमारे पास cos थीटा माइनस ये हो गया हमारे पास साइन थीटा और ये हो गया होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2। यहाँ पर ये 1 है ना, ये हमारा 1 किसका है प्लस का है। ठीक है, देखो 1 का स्क्वायर या फिर 1 की पावर 200 हो 500 हो 1 ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 हमारा प्लस का इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास cos थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो अब समझना, यहाँ पर cos थीटा माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा। अब यहाँ पर स्क्वायर है ना, ये हम हटा देंगे, इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो 1 में लग जाएगा रूट, तो ये हो गया रूट। क्या हो गया, रूट हो गया। हमें पता है 1 में रूट लगेगा या फिर क्यूब रूट लगेगा, 1 हमेशा 1 ही रहता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास cos थीटा माइनस यहाँ पर हो गया साइन थीटा, जब रूट हटता है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस 1। हमें यही प्रूफ करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा सॉल्यूशन। समझ में आ गया ना। तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 30। Question 30, the minute hand of a wall clock is 18 centimeter long. Find the area of the face of the clock described by the minute hand in 35 minute। देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ना, इसको हम लोग फिगर से समझते हैं और इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। और हाँ, इस वीडियो के लास्ट में एक ऐसा आपको क्वेश्चन मिलने वाला है जो कि हर एक साल आता है एग्जाम में, हर एक साल। मोस्ट 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 एंड सो ऑन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए। अब इसको देखो, क्वेश्चन कह रहा है आपके पास ना एक वॉल क्लॉक है, दीवार में जो घड़ी टंगी होती है वही वाली है। आप कह रहे हैं उसमें जो मिनट हैंड है, सपोज दैट ये हमारा मिनट हैंड है, वो है 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो हमारे पास मिनट हैंड है वो 35 मिनट तक चली। मान लो यहाँ पर शुरू किया, 35 मिनट बाद यही हमारी मिनट हैंड यहाँ कहीं आ गई। ठीक है, इधर आ गई। तो कह रहा है कि जो 35 मिनट में उसने जो एरिया कवर किया ना, उस एरिया को फाइंड करो। ये एरिया कवर कर लिया 35 मिनट में, इस एरिया को फाइंड करो। समझ में आ गया, फिर से समझ लो। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हमारी जो मिनट हैंड है, उस मिनट हैंड ने 35 मिनट में जितना एरिया कवर किया है वो फाइंड करके बता दो। तो ये हमारी मिनट हैंड है, 35 मिनट में उसने इतना एरिया कवर किया है, यही हमें फाइंड करके बताना है। तो यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। यहाँ पे लिख देते हैं एरिया, एरिया ऑफ यहाँ कर दिया हमने सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360, ये होता है फॉर्मूला। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर आप कहोगे आर क्या है, थीटा क्या है, कहाँ से लाएं। देखो आर हो गया रेडियस, जो कि हमें पता है मिनट हैंड हमारी 18 सेंटीमीटर की है, तो हमारी जो रेडियस हो गई वो हो गई 18 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर हो गई। बट अब बात आती थीटा। थीटा क्या होता है, थीटा यानी कि एंगल। ये जो एंगल बन रहा है हमारा,
ये कितने डिग्री का है, हमें ये फाइंड करना है। या फिर ये समझो कि 35 मिनट में उसका एंगल कितना होगा, ये चीज़ समझ में आया ना आपको? ये हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे? इसको समझने के लिए आप सोचो, सपोज दैट हमारी सुई यहाँ पर शुरू हुई थी इस पोजीशन पे, और यहीं पर आके दोबारा खत्म होती, मतलब ये पूरी चलती यहाँ पर जाती और दोबारा यहीं आके रुक जाती। तो उसने कितना एंगल कवर किया होगा? ये पूरा कवर किया। जब ये पूरा होता है तो हमारा कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। कितना होता है? 360 डिग्री होगा। पूरा हो गया हमारा 360 डिग्री। अब हमें यहाँ पर ये सोचना है कि यहाँ से शुरू करने में और यहीं पर ख़त्म करने में उसे कितने मिनट लगे? तो भाई आप कहोगे 60 मिनट लगेंगे। 60 मिनट में पूरा एक सर्कल कवर करती है मिनट हैंड। तो यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं, यहाँ पर होगा हमारे पास मिनट हैंड इन 60 सेकेंड। 60 मिनट, सॉरी सेकेंड नहीं, मिनट। 60 मिनट में उसने कितना एंगल बना दिया? 360 डिग्री का एंगल बना दिया। ये बात समझ में आ गई? जब वो यहीं पर शुरू होगी और यहीं पर आगे खत्म होगी तो 360 का एंगल बना देगी। तो हमें पता चला कि भाई ये 1 मिनट में 360, सॉरी 60 मिनट में, 60 मिनट में 360 का एंगल बना रही है। हमें तो चाहिए 35 मिनट में। 35 मिनट क्यों चाहिए? क्योंकि 35 मिनट तक ये चली थी, है ना? हमें इतना ही एरिया चाहिए। तो 35 मिनट में उसने कितना एंगल बनाया होगा, उसके लिए हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे कि 1 मिनट में कितना एंगल बनता है। तो यहाँ लिखेंगे मिनट हैंड इन 1 मिनट। तो यहाँ पर होगा 360 बाई, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 60, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6। हमें यहाँ पर पता चल गया कि भाई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। तो 35 मिनट हमारी सुई चली, तो 35 मिनट में कितना एंगल बना होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे मिनट हैंड इन 35 मिनट। 35 मिनट में उसने कितना एंगल बनाया होगा? तो 35 इंटू हम लोग कर देंगे 6, तो 6 5 जा 30, 18 19 20 21, 210 डिग्री का एंगल उसने बना दिया है। कितने मिनट में? 35 मिनट में। समझ में आया? यानी कि ये जो एंगल दिख रहा है हमें, ये 35 मिनट का एंगल है। कितना बना है? 210। तो थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 210। तो यहाँ पर आ जाओ, पाई आर की जगह पे हो गया हमारे पास 18 का स्क्वायर इंटू थीटा की जगह पे हो गया 210 बाई 36, ये हो गया हमारे पास 0। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? अब देखो सॉल्व कैसे होना है। पाई की जगह पे हम लोग लिखेंगे 22/7। क्या हो जाएगा? 22/7। अच्छा क्वेश्चन था, आपको शायद एक बार में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी। देखो कभी भी ना कोई भी क्वेश्चन आप पहली बार करोगे तो भाई जो जीनियस होगा उसे तो समझ में आ जाएगा, बट कुछ हम लोग जैसे लोग होते हैं जिन्हें एक बार में नई चीज़ नहीं समझ में आएगी, तो हम लोग 2 बार देख लेते हैं, 3 बार देख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, रटते नहीं क्वेश्चन को, समझ लेते हैं। जब समझ जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, फिर अपने मन से 1 बार ट्राई करेंगे, 2 बार ट्राई करेंगे, फिर ट्राई करते ही करते हमें क्वेश्चन आ जाता है। 3 से करोगे 3 7 से चला जाएगा, 3 से करोगे 3 1 3 3 2 जा 6 हो गया, 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 6 से करेंगे 6 2 जा 12 होगा, 6 3 जा 18 हो जाएगा हमारे पास। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 11, तो यहाँ पर आ गया 33, है ना? यहाँ कर दिया 3 इंटू 11 इंटू 3 करोगे तो 33 इंटू हो जाएगा हमारे पास 18। 33 इंटू 18 कर दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास? ओके, यहाँ पर आएगा हमारे पास कितना है? 18 है, तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9 5। देखो ये चेक कर लेना, अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो आप सही करके लिख लेना 594 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे 30 का फर्स्ट पार्ट का हमारा सॉल्यूशन। इतनी एरिया वो 35 मिनट में कवर कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 30। अब आते हैं हम लोग इसी के बी पार्ट में। देखो यहाँ पर बी पार्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ये देखो ये सर्कल दिख रहा है, ये ए बी इसका कॉर्ड हो गया, सेंटर एट ओ ये हो गया, सच दैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री। ए ओ बी ये हमारा 60 डिग्री का एंगल है। ओके, इफ ओ ए इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, जो हमारा ओ ए है ना, ये यानी कि ये रेडियस हमारी 14 सेंटीमीटर है, तो ये भी रेडियस हमारी 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखो ओ से लेकर ए तक है, तो ये रेडियस हो, ये 14 है तो ये भी 14 है क्योंकि ये भी रेडियस है। देन फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट
जो माइनर सेगमेंट है ना उसका एरिया फाइंड करना। अच्छा, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट आपको पता है? अभी हम बता देते हैं। ये हमारी सर्कल है, सर्कल में ये देखो कॉर्ड दिख रही है ना, ये ए बी क्या है? कॉर्ड है। अब यही कॉर्ड हमारी माइनर और मेजर सेगमेंट को बनाती है। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है इस कॉर्ड से बना हुआ, ये वाला पार्ट, ये हो गया हमारा माइनर सेगमेंट। और ये बड़ा वाला जो पार्ट दिख रहा है ये हो जाता है मेजर सेगमेंट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको ना यहाँ पर फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया यानी कि इतने पार्ट का एरिया। ये समझ में आ गया? कैसे करेंगे? ये जो बी वाला क्वेश्चन है ना, इसी का बड़ा भाई है, बहुत आसान है। देखो, पिछले वाले क्वेश्चन को पहले हम उठा लेते हैं और इसको मिलाते जाते हैं। अच्छा, अगर देखो पिछले वाले क्वेश्चन में हमें ये पूरा एरिया पता था, हम लोगों ने फाइंड किया है ना। अब क्वेश्चन में देखो अगर ध्यान से, तो हमें अब ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला। तो इस वाले एरिया को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये पूरा पहले एरिया फाइंड करेंगे, ए ओ बी। ये वाला सेक्टर जो दिख रहा है ए ओ बी, ये सेक्टर हम लोग फाइंड कर लेंगे। फिर उसके बाद ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ए ओ बी, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें ये जो एरिया दिखेगा ना, ये पार्ट, ये अपने आप मिल जाएगा। फिर समझो, हम लोग पहले ये पूरा सेगमेंट, सॉरी सेक्टर, ये पूरा फाइंड करेंगे। ये सेक्टर मिलेगा, इस सेक्टर में इस एरिया का, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करा देंगे तो हमें ये वाला मेजर सेगमेंट मिल जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या करने वाले, अब कैसे करेंगे वो देखो। ओके, तो अब इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में आ जाओ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर ना ये पूरा सेगमेंट फाइंड करने वाले हैं। ये देखो आप सेक्टर, सॉरी ये जो सेक्टर दिख रहा है आपको, ये हम लोग फाइंड करने वाले हैं। यहाँ लिखेंगे एरिया, एरिया ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है हमारे पास? ओ ए बी, ये हम लोग फाइंड करेंगे। इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360, ये होता है। देखो यहाँ पर हमें एंगल पता है, ठीक है, जो कि है 60 डिग्री का, यानी कि ये हमारा थीटा है। पाई क्या है? पाई की वैल्यू क्वेश्चन ने कहा है कि आपको लेना है 1.73, ठीक है, ले भी सकते हो, या फिर 22/7 भी आप ये भी ऐसे कर सकते हो। रेडियस क्या है? 14 सेंटीमीटर। बस वैल्यू को पुट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास कितनी है? 14 है। 14 इंटू 14, देखो रेडियस स्क्वायर है तो 2 बार 14 कर देते हैं, इंटू थीटा हो गया 60/360, ये हो गया। 0 से 0, 6 से 6 6 36 हो गया, ठीक है। 7 2 जा हो गया, 2 से करोगे 3 हो गया, यहाँ पर 3 आ गया। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 22 और 14, 22 इंटू हम कर देंगे 14 बाई, हमें मिल गया यहाँ पर 3 इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 308 बाई, ये हो गया 3। ये हमें क्या मिल रहा है? ये हमें एरिया ऑफ सेक्टर मिल रहा है। इसका जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 102.66 सेंटीमीटर, हम लोग कर देंगे स्क्वायर। ये हमें मिल गया, एरिया ऑफ सेक्टर हमको मिल चुका है। ये बात क्लियर समझ में आ गई? देखो हमें एरिया ऑफ सेक्टर मिल गया, यानी कि ये पूरी एरिया हमको मिल जाएगी। हमें तो सिर्फ ये एरिया फाइंड करने थे। इस एरिया को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अगर इस पूरे वाले एरिया में इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग माइनस करा दें, इस ट्रायंगल का अगर हम लोग एरिया माइनस करा दें तो हमें क्या मिल जाएगा? ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हमारे पास ओ ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा √3/4 इंटू हो जाएगा हमारे पास 60। ये बात क्लियर है? तो यहाँ पर रूट की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 1.73 बाई हमने कर दिया 4 इंटू साइड हमारे पास है 14, सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास 14 का स्क्वायर हो गया। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 14 का स्क्वायर जब 14 इंटू 14 लिख देंगे, ये हो जाएगा। 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 7 14, ये आ गया। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1.73 इंटू 14 7 98, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास डिवाइड में 2। अब इसको इससे कैंसिल कर देंगे, या फिर पहले कर देते तो 7 7 49 आ जाता, ध्यान नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं। 49 इंटू 1.73 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 84.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें क्या मिल गया? ये हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल गया। देखो
हमें ये पूरा एरिया पता था 102.66, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल में मिल गया 84.77। अब इस पूरे में एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, माइनर सेगमेंट मिल जाएगा। यहाँ लिख देते हैं हम एरिया, एरिया ऑफ, ये हो जाएगा हमारे पास माइनर सेगमेंट। देखो यहाँ पर टोटल हमारे पास क्या है, 10102.66 माइनस 84.77, माइनस करा दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 17.89 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही हो गया क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 30 का बी पार्ट भी समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, और क्वेश्चन नंबर जो 31 है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बात हम आपको बताते हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो इसको समझो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको रटो। आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, समझो या फिर रटो, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, बोर्ड एग्जाम वाले, तो हर एक साल 90% इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास ज़रूर मिल जाएंगे। देखो √3 की जगह पे √2 हो जाएगा, या फिर हो जाएगा √5 हो जाएगा, √7 हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा यहाँ पर, बट ऐसा क्वेश्चन आता है हर साल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, से मेरी बात मान के इसको रट लेना। नहीं समझ में आ रहा है मत समझो, भाड़ में जाए समझना आप, बट इसको रट लो, ठीक है, छोड़ना मत इसे, क्योंकि फ्री के नंबर मिलने वाले हैं। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। ये कह रहा है प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या कह रहा है कि ये प्रूव करो कि √3 हमारा इरेशनल नंबर है। √3 एक इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करने के लिए ना हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन कर लेंगे, मान लेंगे थोड़ी देर के लिए कि भाई ये √3 हमारा इरेशनल नंबर नहीं, ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को मान के इसे सॉल्व करेंगे, लास्ट में कह देंगे अरे हम तो गलत थे भैया, ये तो रेशनल ही नंबर है। बस ऐसे इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। कैसे करेंगे वो देखो। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 31 को ना अच्छे से समझते जाना, एक एक पॉइंट को ना आप नोटिस करना। हमें प्रूव करना है कि √3 हमारा इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर ना हमने क्या कहा है कि हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेंगे, हम लोग लेट करेंगे कि जो हमारा √3 है इज अ रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल, रेशनल ये हो गया नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर होने की भी कुछ कंडीशन होती है, उसको ध्यान समझना। अगर कोई नंबर हमारा रेशनल नंबर है तो वो p/q के फॉर्म में होगा, पहली कंडीशन, ठीक है। और दूसरी कंडीशन, जो हमारा q होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन, जो p और जो हमारा q है वो हमेशा क्या होगा, उसके फैक्टर सिर्फ 1 होगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं p एंड q बी आ को प्राइम नंबर को यहाँ कर दिया प्राइम, प्राइम नंबर। बस ये कंडीशन अगर आपने ध्यान रखी तो इसी कंडीशन की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या कंडीशन, हमने सबसे पहले कहा कि √3 हमारा एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, और जो q होता है वो 0 के बराबर नहीं होगा कभी भी। और p और q हमारा को प्राइम नंबर होता है। को प्राइम नंबर का मतलब कि इनका जो फैक्टर होगा ना सिर्फ 1 होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। मतलब ये जो नंबर होंगे वो सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकते हैं और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। अगर किसी और नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, या फिर बोलो अगर इनका कोई और फैक्टर आ रहा है, 1 के अलावा 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, या 7 आ रहा है, या 10 आ रहा है, तो इसे हम लोग को प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। यहीं से हमारी ये कंडीशन गलत हो जाएगी। तो हम लोग सिंपल सा बोल देंगे कि ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है। समझ गया ना। फिर समझो, अगर हमारा p और q का कोई 1 के अलावा कोई और फैक्टर आता है, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि ये जो हमारे पास √3 है ये रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है। बस। तो आप कहोगे ऐसा क्यों भाई, ये इरेशनल नंबर क्यों एज्यूम करके चल रहे हो। देखो यार, इस क्वेश्चन को ना हमें ऐसे ही सॉल्व करना पड़ता है। होता जो है ना उसका अपोजिट मान लेते हैं। जैसे आपको अपने दोस्त से काम कराना है तो आप क्या कहोगे, भाई चमचागिरी करोगे, यार तुम बहुत अच्छा काम करते हो, तुम्हारा ये है वो है ये सब अच्छा है, अच्छी-अच्छी बातें करके उससे काम करा लोगे। बट वो अच्छी बातें होंगी नहीं उसके लिए, बस तुम काम कराने के लिए बोल रहे होगे। वैसे ही इस क्वेश्चन में भी यही होगा। ये हमारा इरेशनल नंबर है, बट हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या कहेंगे, भाई तुम इरेशनल नहीं हो।
तुम तो हीरा लाल हो, तुम रेशनल नंबर हो। तो बाद में आखिरी में जब हमारा काम हो जाएगा तो हम लोग बोल देंगे कि तुम नहीं इरेशनल ही हो। बस ऐसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो ये कंडीशन याद रखना, इसी की हेल्प से हम लोग इसको रेशनल से फिर से रेशनल बना देंगे। समझ गए? तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। यहाँ कर दिया हमने स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास बोथ, ये हो गया हमारे पास साइड। हम लोग बोथ साइड स्क्वायर करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास √3, यहाँ पर हमने कर दिया होल स्क्वायर इक्वल्स टू p/q, और यहाँ पर भी हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 3। हमें पता है भाई सेम नंबर का जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट में वही नंबर मिल जाता है। तो √3 इंटू √3 3 मिल जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा p² बाई हो गया हमारे पास q²। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे 3, ये हो गया हमारे पास q² इक्वल्स टू हो गया हमारे पास p², ये हो गई हमारे पास पहली इक्वेशन। इसको बोल दिया। अब यहाँ पर हम लोग q² को लिखेंगे, यहाँ पर हम कर देंगे p² डिवाइड में आ गया हमारे पास 3, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पर p²/3 इसका मतलब क्या हो रहा है। देखो अगर हम यहाँ लिख देते हैं 4/2, इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई जो 2 है ना वो 4 को डिवाइड कर रहा है। सिंपल सी बात है। यहाँ लिखा p²/3, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो 3 है वो डिवाइड कर रहा है, किसको, p² को। और अगर हम ये कह दें कि अगर हमारा 2 4² को डिवाइड कर रहा है तो 2 हमारा 4 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं अगर 3 p² को डिवाइड कर रहा है तो 3 डिवाइड करेगा किसको, p को, डिवाइड कर देगा p को। ये बात क्लियर है? ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। गॉट इट? हेंस वी कैन से दैट वी कैन से दैट हम लोग कह सकते हैं, हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो p/3 है, p/3, अब देखो p को 3 डिवाइड कर रहा है इक्वल्स टू a है। ठीक है, a हमने मान लिया अपने मन से। अब यहाँ पर 3 हमारा जो है मल्टीप्लाई डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, p इक्वल्स टू 3a हो गया हमारे पास। क्या हो गया, p इक्वल्स टू 3a हो गया। अब जाते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में, है ना, हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हम लोग पहली इक्वेशन में आएंगे। पहली इक्वेशन हमारे पास है 3q² इक्वल्स टू p²। यहाँ लिख देंगे 3, ये हो गया हमारे पास q² इक्वल्स टू हो गया हमारे पास p² हो गया। यहाँ लिखा है 3, ये हमारे पास क्या है, q² है। ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने q² इक्वल्स टू p²। p हमारे पास क्या है, 3a, तो यहाँ लिख दिया 3a और यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पर हमने कर दिया 3, ये हो गया q² इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 3 3 9, ये हो गया हमारे पास a²। ये 3 से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास q² इक्वल्स टू 3a², ये आ गया। अब देखो ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो q²/3 इक्वल्स टू a²। हमने क्या देखा, हमने अब यहाँ पर क्या देखा कि भैया q² को 3 डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग लिख देंगे 3 डिवाइड 3 डिवाइड q²। अभी हमने क्या देखा, अगर 3 q² को डिवाइड करेगा तो जनाब 3 डिवाइड करेगा q को भी। अगर 3 q² को डिवाइड करेगा तो 3 q को भी हमारा डिवाइड कर देगा। ये बात क्लियर है? इसको बोल देंगे ये हमारी तीसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से समझना, हमने ऊपर क्या बताया था, इसको फिर से याद करो। हमने बताया था कि अगर हमारा √3 एक रेशनल नंबर है तो ये p/q के फॉर्म में होगा, और जो p और q होगा वो एक हमारा को प्राइम होगा, यानी कि इसका जो फैक्टर होंगे सिर्फ 1 होंगे और कुछ नहीं होंगे। बट यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारा p है इसको डिवाइड कर रहा है 3, ये जो p है इसको डिवाइड कर रहा है 3। यहाँ पर जो हमारा q है इसको डिवाइड कर रहा है 3, इसको भी क्या डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई साहब यहाँ पर p और q को 3 डिवाइड कर रहा है, बट हमने क्या समझा था भाई इसका q प्राइम नंबर सिर्फ 1 ही होगा, 1 के अलावा और कुछ नहीं होगा। बट यहाँ तो 3 आ रहा है, तो पहले हम लिख दे रहे हैं फिर आगे की कहानी समझाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, यहाँ कर देंगे बाय इक्वेशन, यहाँ पर हमारे पास कौन सी है, थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, देखो हमने क्या देखा कि भाई हमारे पास जो 3 है ये डिवाइड कर रहा है, डिवाइड किसे कर रहा है, p को कर रहा है एंड q को कर रहा है, बोथ। ठीक है, ये बात क्लियर है? हेंस 3
इज अ फैक्टर ऑफ, इज अ फैक्टर, फैक्टर ऑफ, ये क्या हो जाएगा, पी एंड क्यू। देखो पी और क्यू को डिवाइड करा है, इसका मतलब यही हो रहा है कि जो 3 है ना वो हमारा फैक्टर है पी क्यू का। ये बात क्लियर होगी ना, ये बात क्लियर समझ में आ गई, 3 हो गया फैक्टर। हमने क्या बताया था कि रेशनल नंबर में जो हमारे पास फैक्टर होगा सिर्फ 1 ही होगा, 1 के अलावा कुछ नहीं होगा। बट यहाँ पर फैक्टर हमें 3 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारे पास जो पी ओ क्यू है ना वो एक को प्राइम नंबर नहीं है। तो हम लोग लिख देंगे 3, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, सॉरी, पी एंड क्यू आर नॉट अ, नॉट अ को प्राइम नंबर, को प्राइम number, hence assumption our assumption is wrong, so we can say that, ठीक है, hence our assumption is wrong, so we can say that root 3 is a irrational number, इरेशनल नंबर। बस हमें यही प्रूफ करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। समझ में नहीं आ रहा है, इसकी प्रैक्टिस करो, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। हो सकता है √3 की जगह पे √7 हो, √5 हो, √6 हो, बट हर एक एक पॉइंट सेम रहेगा। बस आपको √3 की जगह पे क्या लिख देना है, अगर 5 होता है तो 5 लिख दो, अगर 7 है तो 7 लिख दो, कुछ और है तो कुछ और लिख दो, और सब कुछ सेम रहेगा। इसको समझ लो, नहीं समझ में आ रहा तो इसको रट लो। आज से हम लोगों ने यहाँ पर सेक्शन बी और सेक्शन सी को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाला है सेक्शन डी और सेक्शन ए। सेक्शन जो ई होगा ना, ये आपका केस स्टडी होगा, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। ये वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं भाई साहब, और इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इजी से आसान तरीके में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट करो भर भर के, नेक्स्ट वीडियो सेक्शन ई एंड सेक्शन डी।